हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ राकेश कुमार और आज की वीडियो में पढ़ेंगे अपन इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑन वुड डेवलपमेंट। कि भाई जो प्लांट ग्रोथ होगी या फिर वुड का जो डेवलपमेंट होता है ना, उसको इन्वायरमेंट फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपकी होगी लाइट, क्लाइमेटिक फैक्टर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, है ना, और ग्राउंड सरफेस एरिया, ये सब किस तरीके से अफेक्ट करते हैं वुड की डेवलपमेंट को, वो एक एक करके चीज अपन फटने वाले हैं। तो आप अभी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि इतने अच्छे कंटेंट के साथ आपको फटा रहा हूं तो आपका इतना हक तो करता है ना अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए कि दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए और लाइक ठोक दीजिए। तो चलो अपन पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑन वुड डेवलपमेंट। Why wood development in plant is controlled by ecological factor? These are three type। भाई वुड के जो डेवलपमेंट होता है उसको जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो 3 टाइप से कंट्रोल करते हैं। कौन से होते हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, फिजियोग्राफिक फैक्टर होते हैं एंड बायोटिक फैक्टर होते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर किसी भी एरिया के इंपोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर में रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट को इंक्लूड किया जाता है। किसी भी एरिया के इंपोर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर में रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड लाइट को इंक्लूड किया जाता है। ये सब मिलकर एरिया में प्लांट ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। रेनफॉल यह डायरेक्टली किसी भी एरिया में सोइल वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो प्लांट की ग्रोथ को डिटरमाइन करती है। एपीफाइट एंड लिथोफाइट। अब एपीफाइट एंड लिथोफाइट कौन से प्लांट होते हैं? एपीफाइट प्लांट वो होते हैं जो किसी भी प्लांट के ऊपर उगते हैं, है ना। जैसे प्लांट पर कुछ छोटे प्लांट्स उगाते हैं, है ना, उनको बोलेंगे अपन एपीफाइट्स। और जो रॉक्स वगैरह इन पे ग्रोथ कर लेते हैं उन्हें बोलेंगे लिथोफाइट। डायरेक्टली सोइल का वाटर का यूज नहीं करते। ये क्या होता है कि जो एपीफाइट प्लांट्स, लिथोफाइट में क्या होता है, जो सोइल वाटर होता है ना, उनका डायरेक्टली यूज नहीं करते। तो क्या करते हैं? ये करते हैं जो एटमॉस्फेयर, अपन का जो वायुमंडल है, वातावरण में जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होता है ना, उनको एरियल रूट, वायवीय जड़ें के द्वारा स्पेसिफिक वेलामेंट टिश्यू द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अभी वेलामेंट टिश्यू क्या होते हैं? जो वेलामेंट टिश्यू क्या होता है कि जो एपिडर्मिस लेयर होती है ना, उसके अंदर एक थिक लाइक लेयर प्रेजेंट होती है ना, बहुत मोटी लेयर प्रेजेंट होती है, वो ही होती है। ये क्या होता है? एक तो वाटर को एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, है ना, और ये प्रोटेक्ट भी करते हैं प्लांट को। तो ये वेलामेंट समझ में आ गया। अब आती है आपकी एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ये डायरेक्टली प्लांट डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, जो टेम्परेचर से जनरेट होता है। रेनफॉल के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। ये किस तरीके से होती है दोस्तों? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको पता है प्लांट क्या करेंगे? ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन ज्यादा करेंगे। वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा ना तो तो क्या होगा? जैसे ये वाष्प बन के क्या होगा? क्लाउड, बादल का फॉर्मेशन होगा, और बादल का फॉर्मेशन होगा तो वर्षा तो होगी ना, है ना। तो और फिर क्या होगा? ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब क्लाउड का फॉर्मेशन, इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं जो आपको कमेंट में करना है। क्लाउड एंड फॉग का फॉर्मेशन, जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है ना, स्ट्रेटोस्फीयर, है ना, ट्रोपोस्फीयर, एट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, इनमें से कौन से में होता है? तो आप इसका कमेंट कर दीजिए, है ना। क्लाउड का फॉर्मेशन इन्वायरमेंटल जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है उनमें किस में होता है? विच रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल, ह्यूमिडिटी आर 3 टाइप। अब ये ह्यूमिडिटी भी 3 टाइप की होती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वाटर होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वेट ऑफ एयर। क्या होता है? जो प्रति इकाई एयर का जो वेट होता है उसमें अमाउंट ऑफ वाटर कितनी प्रेजेंट होती है उसको बोलेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलेंगे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में, है ना। जो वो इकाई वॉल्यूम एयर है, जो भाई इकाई आयतन एयर में अमाउंट किसकी? वाटर वेपर की, उसको बोलेंगे अपन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलेंगे एयर में वर्तमान टेम्परेचर पर प्रेजेंट वाटर वेपर, जो एयर को सेचुरेट करने के लिए आवश्यक होती है। ये होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इक्वेटर पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होती है।
जो कि पोल्स पर मिनिमम होती है। ये क्यों होती है? जैसे कि आपको पता है ये आपका ग्लोब है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इक्वेटर रेखा बोलेंगे। तो ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है, 23 डिग्री से 23 डिग्री तक इसको बोलेंगे अपन ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन ये सन है, तो यहाँ से इसके डायरेक्ट लाइट आती है। तो यहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा? वेपोराइजेशन या फिर ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा प्लांट के लिए। तो ये जैसे होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन, वर्षा भी ज्यादा होगी। वर्षा ज्यादा होगी ना, तो इक्वेटर पर ह्यूमिडिटी भी मैक्सिमम होगी। और पोल पर क्या होगा? ये पोल है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो ह्यूमिडिटी भी कम हो जाएगी। तो डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं भाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्ट मतलब इंक्रीज होता है। जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो ह्यूमिडिटी भी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर एंड लैटिट्यूड पर डिपेंड करती है। ह्यूमिडिटी प्लांट की स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करती है। ये तो मैंने आपको समझा ही दी। टेम्परेचर, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, जिससे वाटर एवोपरेट ज्यादा होगा एंड ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा। इससे प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज होती है तथा ह्यूमिडिटी प्लांट की नेचर को डिसाइड करती है। हाई ह्यूमिडिटी वाले एरिया में ऑर्किड, मॉस एंड लाइकेन ज्यादा ग्रोथ करते हैं। अब वाइंड, अब है वाइंड। तो वाइंड क्या होती है ना? वाइंड किस तरीके से इफेक्ट करती है? दोस्तों एक चीज बताना आप, एक तो होती है वाइंड होती है, एक होती है एयर। इन दोनों में क्या डिफरेंट है पता है आपको? वाइंड एंड एयर मैं बताता हूँ। चलो, वाइंड उसे बोलते हैं जो बहती हुई है, बहती हुई हवा सा था वो, पता है 3 इडियट का सॉन्ग, बहती हुई हवा सा था वो। तो ये होती है बहती हुई, यानी कि ये बहती हुई होती है। यह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करती है। डायरेक्ट इफेक्ट तेज हवा वाले एरिया में देखे जा सकते हैं। दोस्तों ये शोर जोर स्टार्ट हो चुका है, तो अपन क्यों फटाई से, ये शोर वातावरण का रोकने वाला नहीं है, तो अपन ऐसे ही आगे तक बढ़ते रहेंगे, यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो ठोको इस बात पर लाइक। जिनमें तीव्र हवा से ब्रांचेज या कभी कभी ट्री भी गिर जाते हैं, जिससे लार्ज ट्री का फॉर्मेशन नहीं होता। इन प्लांट में फॉलोइंग कैरेक्टर चेंजेस देखे जा सकते हैं। ट्री का ट्रंक एंड ब्रांचेज ब्रंट हो जाती है, ब्रांचेज इनरेगुलर हो जाती है। ट्री की शेप मॉडिफाई हो जाती है, भाई चेंज हो जाती है। इनकी लीव स्मॉल हो जाती है तथा प्लांट बुशी शेप का हो जाता है। भाई लीव स्मॉल होने का मतलब क्या है यहाँ, है ना? वो देखना, जिससे ये है आप, ये लीफ है ना, इधर से क्या आ रही है? वाइंड आ रही है, एयर का आ रही है। तो इसका क्या है? सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है ना। एक आपकी है ये लीव है ना। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सी इफेक्ट होगी, है ना? ऑब्वियसली ये होगी ना। तो ये क्या है? इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ये ज्यादा इफेक्ट होगी, है ना। तो क्या होगा? जहां पर वाइंड तेज होगी, तो वहां पर स्मॉल लीव का ज्यादा फॉर्मेशन हो जाते हैं, खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं। इनडायरेक्ट इफेक्ट में रेट को ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे एयर बढ़ेगी ना, तो ह्यूमिडिटी कम होगी, क्योंकि तेज हवाओं से लीव सरफेस के नजदीक स्थित नमी हट जाती है, जिससे ट्रांसपिरेशन बढ़ता है। एल्टीट्यूड पर आपको पता ही है वाइंड वेलोसिटी ज्यादा होगी और ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगी और इंस्टेंट ग्रोथ ऑफ प्लांट। वेरी लो सॉइल टेम्परेचर होने पर रूट से वाटर एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट रुक जाता है तथा सॉइल टेम्परेचर ज्यादा होने पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा तथा प्लांट ग्रोथ रुक जाती है। अब इस लाइन का मतलब समझिए क्या होता है कि यदि सॉइल का टेम्परेचर कम हो जाता है ना, तो वाटर एब्जॉर्प्शन करने की जो वो क्षमता होती है वो भी रुक जाती है, जिससे क्या होगा? प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। एटमॉस्फेयर गैसेज ये किस तरीके से प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करती है? अर्थ की सरफेस से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तक एयर पाई जाती है। एक और चीज बताता हूँ आपको, क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर होता है ना, एटमॉस्फेयर इसका 97% कितने किलोमीटर कवर करता है? 30 किलोमीटर। जो एटमॉस्फेयर होता है उसका 97% एरिया क्या होता है? 30 किलोमीटर तक ही प्रेजेंट होता है।
अर्थ की सरफेस से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तक एयर पाई जाती है जो वेदर एंड लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिसाइड करती है। लगभग सभी इन्वायरमेंट गैसेज एटमॉस्फेयर में एक प्रॉपर अमाउंट में पाई जाती है, लेकिन डस्ट पार्टिकल, स्मोक, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड, पोलन ग्रेन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को प्रभावित करते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन भी इफेक्ट होते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, तो वो 15 नंबर का आता है, 15 या 10 नंबर का ये क्वेश्चन MSc में पूछा जाता है। अब ऑक्सीजन, इट इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। भाई ऑक्सीजन आपको पता है श्वसन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इज रिलीज ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा रिलीज की जाती है। ऑक्सीजन कंज्यूम बाय एनिमल एंड देयर रिलीज ऑफ CO2, है ना। CO2 इज यूज बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, CO2 का यूज प्लांट क्या फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। ऑक्सीजन की कुछ क्वांटिटी फोटोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा ओजोन बनाती है। ओजोन का फॉर्मेशन के लिए आपको पता है ऑक्सीजन से होती है ना, जो अर्थ की अल्ट्रावायलेट रेंज से प्रोटेक्ट करती है। अल्ट्रावायलेट आर हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई अल्ट्रावायलेट होती है वो ह्यूमंस के लिए, है ना, ह्यूमन या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही हार्मफुल, खतरनाक होती है, और उसको प्रोटेक्ट कौन करती है, ओजोन लेयर होती है। आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कमेंट में करना है, जो ओजोन लेयर होती है वो हो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड एक्सोस्फियर में, ठीक है। CO2 यह एटमॉस्फेयर में 0.03% होती है। ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज होती है, ऑक्सीजन लगभग होती है 20%, याद रखिए 0.03% पाई जाती है, जो कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट द्वारा यूज की जाती है, लेकिन एनिमल एंड प्लांट रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज करते हैं। साथ ही हाइड्रोकार्बन के जलने पर भी CO2 मुक्त होती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नॉर्मली आप एक बार रीड कर लेना, अच्छे से लिख देना, आप अच्छा हो जाएगा। यह एयर का 79% होती है, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होती है, क्योंकि प्रोटीन, एमिनो एसिड, क्लोरोफिल, DNA, RNA ये सब किससे बने हैं, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। एक और बात, जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं करते, इसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल है वो अपन आगे पढ़ेंगे। और यदि इसकी नाइट्रोजन साइकिल का आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका बना दूंगा। टेम्परेचर, किसी भी एरिया का टेम्परेचर प्लांट ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मास्टर फैक्टर होता है। सबसे ज्यादा आपको ऑप्शन में दिया जाए कि प्लांट की ग्रोथ को सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करता है, वो है टेम्परेचर। लाइट एंड वाटर से जुड़ा रहता है। टेम्परेचर प्लांट में ऑलमोस्ट सभी एक्टिविटीज लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना, और सीड जर्मिनेशन, इनमें क्या हेल्पफुल होता है। ट्रांसमिशन एंड रिप्रोडक्शन को भी प्रभावित करता है। डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस तरीके से करता है, डायरेक्टली टेम्परेचर 2 वे से ग्रोथ को प्रभावित करता है। यह डिफरेंट है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे जर्मिनेशन, ग्रोथ एंड ड्राई की दर को अफेक्ट करता है। यह उस एरिया में ग्रोथ करने वाले प्लांट की नेचर को डिसाइड करता है, लाइक मेगाथर्मस है, मीजोथर्मस है एंड माइक्रोथर्मस। ये टेम्परेचर के बेसिस पे इनको डिवाइड किया हुआ है ना। जिसका हाईली टेम्परेचर है उसको मेगाथर्मस बोल देते हैं, जिसका मीडियम है मीजोथर्मस एंड लो टेम्परेचर वाले को माइक्रोथर्मस बोलते हैं। इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इनडायरेक्टली ये सोइल एंड अदर क्लाइमेट फैक्टर के द्वारा प्लांट ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, और टेम्परेचर कम होगा ना तो सोइल टेम्परेचर कम होगा एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा एंड प्लांट की ग्रोथ रुक जाएंगे। जैसे अपन ने सोइल में पढ़ा था ना। लाइट क्या होती है, फोटोसिंथेसिस एंड फ्लावरिंग के लिए लाइट प्राइमरी फैक्टर होता है, जिसमें विजिबल लाइट प्लांट ग्रोथ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। लाइट का प्लांट ग्रोथ पर डिफरेंट टाइप से इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ लाइट ड्यूरेशन, भाई लाइट के जो टाइम पीरियड के आधार पर अपन इन्हें भी 3 टाइप से डिवाइड किया जा सकता है। LDP मीन्स लोअर डे प्लांट, याद रखना, जिन्हें 13 to 15 आवर की लाइट की आवश्यकता होती है। जैसे
पिटूनिया एंड रेडिस। SDP सॉरी LDP मतलब होता है लॉन्ग डे प्लांट। सॉरी, लॉन्ग डे प्लांट, याद रखना, गलती होगी। लॉन्ग डे प्लांट होता है और इसका मतलब होता है शॉर्ट डे प्लांट, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, है ना। शॉर्ट डे प्लांट, छोटी मोटी कंफ्यूजन चलती रहती है, जिन्हें 13 to 15 आवर से कम लाइट की आवश्यकता होती है, जेंथियम, है ना। डे नेचुरल प्लांट, जिन पर लाइट का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, जैसे टोमेटो हो गया। अब आता है आपका टोपोग्राफिक या फिर फिजियोग्राफिक फैक्टर। ये कौन से होते हैं? जो एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? समुद्र तल से हाइट बढ़ने पर लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल एंड वाइंड वेलोसिटी में चेंज दिखाई देता है। आपको पता है, जैसे कि आपको मैं समझा दो, आप कंफ्यूज हो जाते हो। समुद्र तल से ऊंचाई, इसका मतलब क्या है? और पोलर हाइट, इसका मतलब क्या है ना। अब जैसे कि अपन समुद्र, ये आपकी इक्वेटर रेखा होगी, है ना। अरे ये आपका पोल हो गया, सॉरी आपका नहीं है ये, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं ना, इक्वेटर रेखा। यदि अपन समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब ऊंचे ना, तो ये आपकी यहां से बात की जा रही है, और पोलर ये हो गई, है ना। तो जैसे आपकी ये ट्रोपोस्फियर है, तो इसका अपन हाइट देखें ना, तो ये कितनी होगी? 18 किलोमीटर होगी। ये होगी आपकी 8 किलोमीटर, है ना। ये चीज है, यहाँ की बात करिए तो अपन ये इक्वेटर रेखा होता है, तो ये आपका 23 डिग्री होता है, 23 डिग्री 0.5, है ना। ये हो गया। तो ये कौन सा होगा? ट्रॉपिकल रीजन होगा। यहाँ पर क्या होगी? लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगी, जिससे क्या होगा, है ना, वाटर वेपोराइजेशन ज्यादा होगा, और इसी के साथ ही क्या होगा? ट्रांसपिरेशन प्लांट ज्यादा करेंगे, है ना। तो ये ज्यादा करेंगे तो क्लाउड का फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा। पता है आपको, क्लाउड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा ना, तो वर्षा भी ज्यादा होगी, और वर्षा ज्यादा होगी ना, तो यहाँ पे क्या होगा? ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज होगी, है ना। ये चीज समझने की है। तो लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं? लेटीट्यूड हो गया मतलब ये लेटा हुआ, है ना। आपने जैसे ग्लोब देखा होगा ना, तो एक तो इस तरीके से रेखाएं आती है, एक आती है आपकी इस तरीके से, तो ये होती है ना, ये तो बोलते हैं लेटीट्यूड, और इनको बोलते हैं, है ना। समुद्र तल से हाइट बढ़ने पर, ये तो चीज समझ ली, जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर कमी होगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ना, वो टेम्परेचर कम होता जाएगा, और प्रत्येक 1000 मीटर की हाइट पर 6 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कमी हो जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखना, है ना, टेम्परेचर कम होगा, हर जगह कम नहीं होगा। अपन जैसे ट्रोपोस्फियर की बात करेंगे ना, ट्रोपोस्फियर में तो क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर, है ना। आप बोल रहे हो सर आप कहाँ से कहाँ लेके आ गए, लेकिन ये नॉलेज की बात बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत जगह आता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आप थोड़ा देर के लिए समझिए क्या है कि ये है आपका ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे स्ट्रेटोस्फियर आ गया ना, स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर क्या होगा? सॉरी, ट्रोपोस्फियर में तो क्या होगा? डिक्रीज होगा टेम्परेचर। लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में क्या होती है? ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, और ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और यहाँ पर जिसकी वजह से क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा, और आगे आएगा मीजोस्फीयर, जहां पे क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? मीजोस्फीयर, क्योंकि यहाँ पर कोई वो लेयर नहीं प्रेजेंट होती जो यहाँ पे रेडिएशन कोई रुकती थोड़ी ना है, नहीं ना है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है? मीजोस्फीयर सबसे ठंडा क्षेत्र होता है, और फिर एक्सोस्फीयर आ गया। ये चीज थी जो समझने लायक थी। वाइंड वार्ड साइड की तुलना में ली वार्ड साइड में टेम्परेचर में जल्दी गिरावट आती है। डिफरेंट हाइट पर टेम्परेचर चेंज होने पर क्लाइमेट भी बदलता है। हाइट के साथ साथ लेटीट्यूड में भी बदलाव आने पर टेम्परेचर में बदलाव आता है। ये सब चीजें ना मैंने एक चीज में समझा दी, इसलिए मैं बात कर रहा था उसकी। आसाम में
1500 मीटर तक, जबकि नीलगिरी हिल्स में 1800 मीटर पर ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर हो रहता है। हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर में कमी आती है, जिससे प्लांट में वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। स्लोप एंड ढाल ये किस तरीके से करता है, जैसे स्लोप ज्यादा होगी ना, सोइल एरेशन भी कम होगा और वेजिटेशन कम होगा एंड न्यूट्रिशन कम होंगे। वो किस तरीके से होंगे, जैसे सोइल है आपकी यहाँ पर और किसी हवा की वजह से, है ना, हवा की वजह से वे उड़कर एक जगह से दूसरी जगह हो गए, तो इस सोइल के न्यूट्रिएंट दूसरी जगह चले गए ना, तो यहाँ पर तो क्या होगी, कमी हो गई ना। अरे यदि यहाँ पे कोई ढाल प्रेजेंट होगा ना और जैसे ये हवा आएगी तो यहाँ की सोइल को तो ये उड़ने से रोक लेगा ना, तो क्या होगा, तो प्रोटेक्ट कर रहा है ना सोइल, ये ढाल स्लोप। कौन सी, हरावली की जो पहाड़ियां होती है वो। अब स्लोप कम होगा तो सोइल एरेशन कम होगा, वाटर स्टोर ज्यादा होगा, न्यूट्रिशन रेमिजोट है, वेजिटेशन प्रेजेंस होगी। डायरेक्शन एंड एब्जॉर्ब ऑफ स्लोप, यदि किसी पहाड़ का ढाल उसकी दिशा सनलाइट एंड एयर की डायरेक्शन में हो तो पर्वतीय ढालों पर संघन वनस्पतियां पाई जाती है। इससे अपोजिट यदि स्लोप पर पुअर लाइट इंटेंसिटी व एयर की डिग्री पाई जाए तो यहाँ पर जीरोफाइटिक वेजिटेशन होगी। जैसे ये क्या है आपका, ये पहाड़ है, यहाँ पर क्या प्लांट है और ये सन है, तो यदि इधर आता है प्लांट की लाइट इधर पड़ती है ना, तो यहाँ पर पाई जाने वाली वेजिटेशन तो क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना, और इधर कम होगी। बस यही इस लाइन का मीन्स है। आप बोलो कि सर आप तो नोट्सों को बिगाड़ रहे हो, तो मैंने बोला है जितना नोट्सों को बिगाड़ोगे उतना ही हम सुधरेंगे। तो चलो आज का वीडियो यहाँ तक ही, काफी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। ये एमएससी में आपका 10 या 15 नंबर के क्वेश्चन में जरूर आएगा, इस बार तो पक्का ये क्वेश्चन आएगा 100%, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को तो शेयर करना ही है, कितना बोलूंगा आपको, करोगे ना, तो कर दो लाइक और सब्सक्राइब। तो आज का सुविचार है आपके लिए, मिली थी जिंदगी किसी के वक्त के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है ये साले कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतने पैसे कमाकर, ना जेब में ना कफन में जेब है और न कब्र में अलमारी, और यह मौत के परिचय तो साले रिश्वत भी नहीं लेती। तो इस बात पर ठोको लाइक एंड करो सब्सक्राइब। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।